Hello dear students, today our topic is foreign trade multiplier विदेशी व्यापार गुणक। इससे पहले आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ये उसी का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ओपन इकोनॉमी में। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम रॉबर्टसन की सेइंग को भी प्रूव कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। अब पहले हम मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड समझेंगे, फिर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। 1931 में एमिनेंट इकोनॉमिस्ट आर.एफ. काहन ने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया, लेकिन जो उनका कॉन्सेप्ट था वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था। फिर 1936 में लॉर्ड मिनार्ड केन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया इन हिज फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में। अब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग समझ लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं। If MPC is greater than 0, अगर marginal propensity to consume 0 से अधिक है, an increase in investment में increase होने से it will lead to more than proportionate increase in income में उससे कहीं ज़्यादा increase होगा, और हम कह सकते हैं income will increase in a multiple fashion। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है। ये किसका रेशो होता है? चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज हो रहा है वो हमें बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी से। एमपीसी यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन दोनों का जोड़ क्या होता है? 1। तो 1 माइनस एमपीसी क्या कहलाएगा? एमपीएस। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। और एमपीएस को कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 1/एमपीएस। हम क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ एमपीएस। एमपीएस का रेसिप्रोकल है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एमपीएस की वैल्यू अगर कम होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक होगी, और वाइस वर्सा। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है? इसको हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक्सटेंशन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज एक्सटेंडेड फॉर एन ओपन इकोनॉमी। Foreign trade multiplier is the ratio of the final increase in income। फाइनल इंक्रीज इन इनकम कितना हो रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू एन इनिशियल नेट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। नेट इंक्रीज एक्सपोर्ट्स में कितना हो रहा है, उसकी वजह से फाइनल इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हमें बताएगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन एक्सपोर्ट्स। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? 1/एमपीएस प्लस एमपीएम। एमपीएस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नहीं सॉरी, टू सेव। एंड एमपीएम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। और एमपीएम क्या है? चेंज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। और इसको हम कैसे आई फॉर इंपोर्ट्स एंड एस फॉर सेविंग, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड सेव। अजम्पशंस क्या क्या हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट की? फर्स्ट है देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सेकंड, द एनालिसिस अप्लाई टू 2 कंट्रीज ओनली। 2 कंट्रीज पर लागू हो रहा है। इट इज बेस्ड ऑन इमीडिएट एक्टिविटीज। इमीडिएट एक्टिविटीज पर बेस्ड है, कोई टाइम लैग्स की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी स्टेबल रहता है।
ऐसा इसलिए अज्यूम किया गया है ताकि एक्सपोर्ट का में चेंज होने का इम्पैक्ट इनकम पर देखा जा सके। इकोनॉमी इज ओपन, ओपन इकोनॉमी है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स पर कोई रोक नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, इंपोर्ट कंट्रोल भी नहीं है और कोई प्रोटेक्शन पॉलिसी भी नहीं अपनाई जा रही। एंड लास्ट वन इज नो फॉरेन रिपरकशंस, फॉरेन रिपरकशंस भी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करेंगे डेरिवेशन की। जो हमने फॉर्मूला बताया वो डिराइव हम कैसे कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। ओपन इकोनॉमी में इनकम, नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को नहीं लिया हुआ है, वो इसमें ही इंक्लूड कर दिया गया है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट में, प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब अगर सी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो y माइनस सी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अब y माइनस सी क्या होता है? सेविंग्स। इनकम माइनस कंजम्पशन क्या होगा? सेविंग्स। और m को इधर हम ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, s प्लस m इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स। अब s प्लस m क्या है? लीकेजेस, ये लीकेजेस हैं। और इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स क्या हैं? इंजेक्शन का काम करते हैं, एक इकोनॉमी में नेशनल इनकम को बढ़ाने का काम करते हैं। At an equilibrium level of income, sum of saving and imports, saving or imports should be equal to the sum of investment and exports. Investment and exports के equal होना चाहिए। ये हमारा equilibrium की condition में ये equality की condition भी fulfill होनी चाहिए। If there is increase in income, अगर income में increase होता है, income में increase होने की वजह से it will cause an induced change in savings, imports, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, इन सभी में चेंजेस आएंगे। तो हम जो हमारी इक्वालिटी आई थी s प्लस एम एंड आई प्लस एक्स, उसके आगे चेंज इस्तेमाल करेंगे। चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इंपोर्ट्स किसके इक्वल होंगे? चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन एक्सपोर्ट्स। क्योंकि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो ये सभी भी इंक्रीज होंगे। अब एमपीएस क्या होता है? अभी हमने पीछे डिफाइन किया था। एमपीएस क्या होता है? चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो अगर हमने चेंज इन एस की वैल्यू लिखनी है तो क्या होगी? एमपीएस इंटू चेंज इन वाई। यही हमने यहाँ पर लिख दिया है, एमपीएस इंटू चेंज इन वाई, चेंज इन वाई सॉरी। और ये क्या है? चेंज इन इंपोर्ट्स कैसे निकालेंगे? एमपीएम किसके इक्वल होता है? चेंज इन इंपोर्ट्स ओवर चेंज इन इनकम। तो अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये हमारा क्या होगा? एमपीएम इंटू चेंज इन वाई। ये दो वैल्यूज हमें प्राप्त हो गई। अब इनके प्लेस पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये वाली। तो अगर ये वैल्यूज पुट कर दी तो हमारी इक्वालिटी ये बन जाती है। अब चेंज इन इनकम को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचा? एमपीएस प्लस एमपीएम। और यहाँ पर क्या है? ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन एक्सपोर्ट्स। अब अगर हम इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं इसकी फॉर्म, चेंज इन इनकम, और ये हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ ले आते हैं और ये हमारा इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो जो चेंजेस किए हैं चेंज इन इनकम ओवर, ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन एक्सपोर्ट्स किसके इक्वल होगा? 1 ओवर एमपीएस प्लस एमपीएम। ये एमपीएस और एमपीएम यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये हमारी फॉर्म हमें प्राप्त हो गई। ये क्या है? यही हमने कहा था कि इसकी हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमारा क्या था? 1 ओवर एमपीएस। अब क्योंकि हम ओपन इकोनॉमी ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लस में क्या हो रहा जाएगा? एमपीएम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या हमने देखा था?
सबसे बिगिनिंग में जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिफाइन किया था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज होता है। और अगर ओपन इकोनॉमी में बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में चेंज प्लस एक्सपोर्ट्स में चेंज का इम्पैक्ट हम देखते हैं इनकम पर। इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस एंड एमपीएम इज स्मॉलर, ये क्या है, लीकेजेस हैं। अभी हमने बताया कि सेविंग्स एंड इंपोर्ट्स क्या हैं, लीकेजेस हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। अगर इनकी वैल्यू कम है देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी हायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी। ये बच्चों एक पॉइंट जैसे मैं यहाँ पर आपको वर्बली बता रही थी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमारा क्या होता है, चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में चेंज ओवर ऐड हो गया है, और इधर हमारा सिंपल एमपीएस था, यहाँ पर एमपीएस प्लस एमपीएम है। तो एमपीएस और एमपीएम क्या है, लीकेजेस हैं। इन लीकेजेस की वैल्यू जितनी कम होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। ये देखिए यहाँ पर प्रूव किया हुआ है, अगर एमपीएस 0.2 और एमपीएम 0.3 है तो टोटल 0.5 हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फॉरेन सॉरी बार बार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मुझे के एफ लिखना चाहिए था। के एफ जो है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 2। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये एफ है, ये भी एफ है। ये अगर इनकी वैल्यू कम है 0.1 एंड 0.1 दोनों कितने हो गए 0.2, तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी 5। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर ये वैल्यूज कम है तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। Foreign trade multiplier is reciprocal of MPS and MPM। नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था वहां पर हमने कहा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ एमपीएस। यहाँ पर हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं तो ये किसके रेसिप्रोकल है, एमपीएस एंड एमपीएम के। अब हम अभी तक हमने एल्जेब्रिकली देखा कि कैसे हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशनरी इफेक्ट की। एक्सपेंशनरी इफेक्ट, इनकम में एक्सपेंशन किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करें तो वो नेशनल इनकम वहां पर रिप्रेजेंट हो रही है, और बाकी सभी जो है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, ये हमने वाई एक्सिस पर लिए हैं। जो लीकेजेस एंड इंजेक्शंस हैं वो वाई एक्सिस पर है। एस प्लस एम जो कर्व है वो सेविंग्स एंड इंपोर्ट्स पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं इनकम से। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है सेविंग एंड इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सपोर्ट फंक्शन। एक्सपोर्ट फंक्शन इंडिपेंडेंट माना गया है नेशनल इनकम से, तो ये हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन है। स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट्स इतने हैं। अब इस पॉइंट पर जो इंजेक्शन है और जो लीकेजेस हैं, एस प्लस एम क्या है, लीकेजेस, और इंजेक्शन क्या है, एक्सपोर्ट्स, ये दोनों बराबर हैं। तो नेशनल इनकम कितनी डिटरमाइन हो जाती है, वाई नॉट। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम तय हो रही है वो OY1 हो रही है। तो ये वाई नॉट से Y1 जो इनकम बढ़ी है, चेंज इन इनकम जो है वो किसकी वजह से है, एक्सपोर्ट्स में चेंज की वजह से, एक्सपोर्ट्स में चेंज हुआ है। तो ये क्या बता रहा है, एक्सपेंशनरी इफेक्ट, नेशनल इनकम एक्सपैंड हो रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन एक्सपोर्ट देयर इज मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जा सकता है कि जो एक्सपोर्ट्स है वो तो इतने इंक्रीज हुए हैं लेकिन इनकम उससे ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अब ये वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन एमपीएस प्लस एमपीएम, इस वैल्यू पर डिपेंड करेगी। स्लोप ऑफ एस प्लस एम कर्व इज डिटरमाइंड बाय वैल्यू ऑफ एमपीएस प्लस एमपीएम। जो एमपीएस एंड एमपीएम है उनकी वैल्यू से हम क्या जान सकते हैं, स्लोप ऑफ एस प्लस एम कर्व। एस प्लस एम कर्व का स्लोप क्या होगा,
MPS एंड MPM की वैल्यू। अब जितना ज्यादा स्मॉलर इज द स्लोप, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी हायर। जितना कम इनकी वैल्यूज होंगी, अभी हमने ऊपर भी देखा था एल्जेब्रिकली, जितना कम इनकी वैल्यूज होंगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। और इनकी वैल्यू क्या बता रही है? स्लोप के बारे में, ढाल के बारे में बता रही है S प्लस M के। जितना ज्यादा ये स्लोप क्या होगा? कम होगा। कम होगा मतलब फ्लैट होगा, उतना ही इनकम में इंक्रीज ज्यादा होगा। इसको हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे सेम रह रहे हैं, मैं बार बार इसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हम सीधा यहीं पर बात करेंगे कि इनिशियल जो सिचुएशन थी हमारी, ये एक्सपोर्ट्स है और ये यहाँ पर है इनिशियल सिचुएशन। S प्लस M ये इनिशियल फंक्शन है। अब अगर हम ये कह रहे हैं, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, अगर ये स्लोप है तो कितना इम्पैक्ट होगा? इतना इम्पैक्ट होगा, y से y1 इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर ये फ्लैटर है, इट मींस S प्लस M का जो स्लोप है वो अगर कम है, इट मींस MPS और MPM की वैल्यूज अगर कम है तो ये फ्लैटर होगा, और जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उतना ही फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक होगी और नेशनल इनकम कई गुना बढ़ेगी। अब यहाँ ये देखिए, अगर ये फ्लैटर है, ये S प्लस M डैश है, तो ये वाला हमारा कर्व बन जाता है, ये फ्लैटर है। तो स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम यहाँ पर है और बाद में इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। तो जो इनकम में इंक्रीज हो रहा है वो काफी अधिक हो रहा है। और इसका उल्टा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर S प्लस M ज्यादा स्टीप है, उसका स्लोप अगर ज्यादा है, तो क्या होगा? नेशनल इनकम में जो इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ही कम होगा। अब नेशनल इनकम में इंक्रीज केवल इतना हो रहा है, इतना। तो ये हम बता सकते हैं, फ्लैटर इज द स्लोप, ग्रेटर इज द इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड वाइस वर्सा। अब कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट और देख लेते हैं। अगर इंपोर्ट्स में इंक्रीज हो रहा है तो इनकम पर कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम है, ये हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन है, ये इंपोर्ट फंक्शन है। अगर इंपोर्ट्स स्टार्टिंग का इक्विलिब्रियम ये है, तो नेशनल इनकम कितनी तय हो रही है? जहां पर जो लीकेज एंड इंजेक्शन बराबर है, वहां पर ओ वाई नेशनल इनकम डिटरमाइन हो रही है। अब अगर इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा और जो नेशनल इनकम है वो कम हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्शनरी इम्पैक्ट है इसका। तो जिस प्रकार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दोनों तरफ काम करता था, इसी प्रकार फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भी एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट भी दर्शा रहा है और कॉन्ट्रैक्शनरी इम्पैक्ट भी इससे दिखाए जा सकते हैं। अब इस डायग्राम में 1 और 2 एडिशनल पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हुए हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा सिमिलर है, यहाँ पर केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी दर्शाई हुई है। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। आईडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव होती हैं और फिर इनकम के साथ साथ ग्रो करती जाती हैं। तो स्टार्टिंग में सेविंग और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बराबर हैं, और जो शुरुआत में एक्सपोर्ट्स हैं आईडी प्लस एक्स, तो वो हमारे ये हैं। तो इन अब हम कह सकते हैं कि जो होम कंट्री है, जो अगर उसका इंटरनल सेक्टर की बात कहें वहां पर भी इक्विलिब्रियम है एंड ओपन इकोनॉमी में भी इक्विलिब्रियम है और ओ वाई इनकम तय हो जाती है। अब अगर बात करें कि एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए, तो अब हमारा आईडी प्लस x1, x1 एक्सपोर्ट्स के लिए है, आईडी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए। तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा, उसके अकॉर्डिंग जो इनकम तय हो रही है वो OY1 हो रही है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज इतना हुआ है और इनकम में इंक्रीज उससे ज्यादा हुआ है। अब यहाँ पर तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग बराबर थे, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए बी सेविंग्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। टोटल सेविंग आर मोर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और कंट्री एक्सपोर्ट्स कैपिटल।
इट मीन्स अगर सेविंग्स ज़्यादा हैं तो कंट्री क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है कैपिटल का, मतलब फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री के रेजिडेंट्स। और सीडी अगर हम ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, ये हमारी इनिशियल एक्सपोर्ट्स थे, फिर हमने इंक्रीज होने के बारे में बताया, फिर अगर एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इनकम कम होगी। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इनकम कितनी कम हो जाएगी, y से घट के OY से घटकर OY2 हो जाएगी। अब यहाँ पर भी इम्बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स कम है। तो इसको हम कैसे कहेंगे, जो CD पोर्शन है, टोटल सेविंग्स आर लेस देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो टोटल सेविंग है वो कम है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से, और कंट्री इंपोर्ट्स कैपिटल। इस सिचुएशन में कंट्री क्या करेगा, कैपिटल का इंपोर्ट करेगा, और ये सिचुएशन क्या दर्शा रही है, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। अब जो मैंने अजम्पशंस में लिया, हमने लिया था टर्म फॉरेन रिपरकशंस या बैकवॉश इफेक्ट, ये क्या होते हैं, A country's exports or imports influence the national income of the other country. एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दूसरे कंट्री की नेशनल इनकम को प्रभावित करते हैं, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द नेशनल इनकम ऑफ द फर्स्ट कंट्री। अगर जिस कंट्री के साथ ए कंट्री के अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो बी कंट्री की नेशनल इनकम कम होगी, और बी कंट्री की अगर नेशनल इनकम कम होगी तो वो कंट्री कम इंपोर्ट करेगा, और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पर आएगा, ए कंट्री पर। It means it means country cannot sustain a surplus or a deficit in BOP for a long time. Long time तक ये sustain नहीं करेगा surplus या deficit BOP में। इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ए कंट्री की जो इनकम है वो किसका फंक्शन है, बी कंट्री की इनकम का। अगर ओपन इकोनॉमी में हम बात कर रहे हैं कि एक कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट दूसरे कंट्री की इनकम को प्रभावित कर रहे हैं, और दूसरे कंट्री की इनकम पहले कंट्री की इनकम को प्रभावित कर रही है थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो एक दूसरे कंट्री के इनकम का उन दोनों पर आपस में प्रभाव पड़ता है, दैट इज नोन एज फॉरेन रिपरकशंस एंड बैकवॉश इफेक्ट। अगर एक कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए जा रहा है, अगर दो ही कंट्री का हम केस लेके चल रहे हैं, तो दूसरे कंट्री की नेशनल इनकम कम हो रही है और वो बहुत लंबे समय तक ज़्यादा इंपोर्ट्स सहन नहीं कर पाएगा, उनको इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे। नेशनल इनकम अगर कम हो रही है तो इंपोर्ट्स भी कम होंगे। अब क्रिटिसिज्म क्या कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की, जो हमने अजम्पशंस ली थी उनको ही हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। जो हमने एक्सपोर्ट फंक्शन लिया, या जो देखिए इस डायग्राम में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो लिया, ये इंडिपेंडेंट माने हैं नेशनल इनकम से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तभी इंडिपेंडेंट है, तभी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। लैग्स नॉट मेंशन्ड, जो हमने कहा कि तुरंत प्रभाव पड़ रहा है, कोई टाइम लैग्स नहीं है कि इस समय की जो कंजम्पशन है वो पिछले समय की इनकम पर निर्भर कर रही है, या एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पर कोई टाइम लैग का इम्पैक्ट है, वो हमने बात नहीं की है। एक्चुअल में टाइम लैग्स होते हैं। अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एप्लीकेबल एप्लीकेबल और अ टू कंट्री मॉडल, ये क्या है, दो कंट्री पर ही लागू हो रहा है ये मॉडल, लेकिन एक्चुअल में ट्रेड मल्टीपल कंट्रीज के बीच में हो रहा होता है। फॉरेन रिपरकशंस वर इग्नोर्ड, हमने अजम्पशन में क्या लिया था कि कोई फॉरेन रिपरकशंस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये था बच्चों हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपकी बुक में एक दो और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस क्या होंगी, और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इस कॉन्सेप्ट की।
तो अगर उनको मैं ब्रीफ में बताना चाहूँ तो लीकेजेस पे किसी कंट्री को ध्यान देना होगा कि क्या क्या लीकेजेस हैं, उनको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। और साथ में हमने ये भी देखना है, अगर हमारी सेविंग्स अधिक हैं, जैसे हमने एक्सपोर्ट्स जब इंक्रीज हो रहे थे, इस डायग्राम में देखा था, सेविंग्स अगर इंक्रीज हो रही हैं और उसकी वजह से हमारे जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी हो सकती है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन पर भी ध्यान देना होगा, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। और अगर लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बात करें तो उनको भी इस प्रकार की नीतियां अपनानी पड़ती हैं कि एक्सपोर्ट्स उनके अधिक हो पाए और इंपोर्ट्स कम हो। उसके लिए चाहे वो रेस्ट्रिक्शंस अडॉप्ट करनी पड़े उनको, या वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का। थैंक यू सो मच।